1916 के शुरू में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की। यह थ्योरी सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं बल्कि स्पेस टाइम की थ्योरी है। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी बताती है कि ऑब्जेक्ट्स टाइम एंड स्पेस में कैसे हरकत करते हैं। जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी की इक्वेशंस के जरिए यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि यह हमारे यूनिवर्स के बजाय किसी और यूनिवर्स को बयान कर रही है। उस वक्त तकरीबन तमाम ही साइंसदान ऐसा मानते थे कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक एंड इटर्नल है, यानी यह हमेशा से एक स्टैटिक हालत में मौजूद है। इसके साथ साथ इस वक्त सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी को ही टोटल यूनिवर्स समझा जाता था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसकी वजह से यूनिवर्स में मौजूद कोई भी दो बॉडीज हमेशा एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकती। आइंस्टाइन को ये बात सताने लगी कि इनकी थ्योरी इस वक्त के बिलीफ स्टैटिक यूनिवर्स को डिफाइन नहीं कर रही थी। इस मसले को सुलझाने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया जो यूनिवर्स को स्टैटिक फॉर्म में रखता था। मगर बाद में एडविन हबल की रिसर्च से ये साबित हुआ कि कायनात स्टैटिक नहीं बल्कि फैल रही है और ये एक्सपेंशन वक्त के साथ तेज हो रही है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की डिस्कवरी ने इंसानियत पर एक गहरा असर छोड़ा है क्योंकि इस थ्योरी से साबित होता है कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं बल्कि किसी एंशिएंट टाइम में शुरू हुआ था। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सबूत एडविन हबल की तरफ से सामने आया। इस वक्त टेलीस्कोप्स बनाने की टेक्निक्स ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। 1925 में कॉस्मोलॉजिस्ट को मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ इस तरह की ब्लरी बॉडीज दिखाई देती थीं जिनको नेबुला कहा जाता था और इस बात पर बहस छिड़ी हुई थी कि ये बॉडीज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं या नहीं। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि इस वक्त मिल्की वे को ही कंप्लीट यूनिवर्स माना जाता था, मगर फेमस एस्ट्रोनॉमर हार्लो शेपली ये प्रूव कर चुके थे कि हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पर नहीं बल्कि इसकी एक आम सी आर्म पर लोकेटेड एक आम सा स्टार है। 1925 में एडविन हबल ने स्पाइरल नेबुलाज पर अपनी रिसर्च पेश की जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ नेबुलाज में सेफियड वेरिएबल स्टार्स को देखा। उनमें से एक स्पाइरल नेबुला एंड्रोमेडा भी था। सेफियड वेरिएबल स्टार्स की रोशनी एक खास वक्त और चमक के साथ बदलती है जिसकी वजह से इनकी ज़मीन से दूरी को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये मेथड हेनरिएटा स्वान लेविट ने डिस्कवर किया था। सेफियड वेरिएबल स्टार्स कायनात में कहीं भी हों, इनके ज़मीन से फासले को आसानी कैलकुलेट किया जा सकता है। इस तरीके की मदद से एडविन हबल ने एंड्रोमेडा और कई और स्पाइरल नेबुला का ज़मीन से फासला कैलकुलेट कर लिया। रिजल्ट ये निकला कि एंड्रोमेडा और दूसरे स्पाइरल नेबुलाज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा ही नहीं है बल्कि वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही की तरह दूसरे आइलैंड यूनिवर्सेस हैं जिनमें अरबों की तादाद में सितारे मौजूद हैं। इस रिसर्च से कायनात जो कि सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी थी एकदम से अरबों गुना बड़ी हो गई। इसके साथ साथ हबल ने यह भी प्रूव कर दिया कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। हमारे लोकल ग्रुप की गैलेक्सीज के अलावा तमाम ही गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है, बल्कि इन गैलेक्सीज की हमसे दूर जाने की स्पीड वक्त के साथ साथ तेज होती जा रही है। हबल ने डॉपलर इफेक्ट को यूज करके ये बता दिया कि हमसे दूर जाने वाली गैलेक्सीज की रोशनी रेड शिफ्ट हो रही है और हमारी तरफ आने वाली गैलेक्सीज की रोशनी ब्लू शिफ्ट हो रही है, जिससे आइंस्टाइन को अपनी थ्योरी में से कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को हटाना पड़ा और बिग बैंग थ्योरी सच साबित हो गई। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के बिगिनिंग को एक्सप्लेन करती है। आज बिग बैंग को कॉस्मोलॉजिकल सर्कल्स में एक प्रूवन फैक्ट माना जाता है। बिग बैंग वो वक्त है जब हमारी कायनात पैदा हुई। इस वक्त कायनात एक जर्रे से भी छोटी और इंतहाई गर्म थी, यानी कायनात का टोटल मास एक एटम से भी छोटे वॉल्यूम में मौजूद था। इस वक्त यूनिवर्स पर सुपर फोर्स राज करती थी, मगर किसी वजह से ये छोटी और इंतहाई गर्म कायनात फैलने लगी और एक सेकंड के बिलियंथ पार्ट में अपने इनिशियल वॉल्यूम से ट्रिलियन टाइम्स बड़ी हो गई और यूनिवर्स में ग्रेविटी की पैदाइश हुई, जिसके बाद स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे से सेपरेट होने लगी। यूनिवर्स की बर्थ के पहले 5 सेकंड ही में इलेक्ट्रॉन और उनके एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन बने और एक दूसरे से टकराकर खत्म होने लगे, मगर मैटर एंटी मैटर से क्वांटिटी में
थोड़ा ज्यादा होने की वजह से कायनात में बाकी बच गया। बर्थ ऑफ यूनिवर्स के पहले 3 मिनट के दौरान हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के न्यूक्लियस बन गए थे, मगर इस यंग यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना हाई था कि यूनिवर्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस से मिलकर एटम नहीं बना सकते थे और आने वाले एक बहुत लंबे अरसे तक हाई टेम्परेचर की वजह से यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही मौजूद था। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर इतना कम हुआ कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के न्यूक्लियस से मिलकर इनके एटम्स को कंप्लीट करने लगे, जिससे कायनात में प्लाज्मा के बजाय रेगुलर मैटर बन गया। प्लाज्मा लाइट के लिए ओपेक होता है, जिसकी वजह से इस वक्त से पहले कायनात में रोशनी अपना सफर तय नहीं कर सकती थी। मगर जैसे ही प्लाज्मा फेज खत्म हुआ, कायनात में पहली रोशनी फूटी, क्योंकि अब फोटॉन फ्रीली मूव कर सकते थे। कायनात का टेम्परेचर कम हुआ तो पहली बार ग्रेविटी मास को इकट्ठा करने लगी, जिसकी वजह से कायनात के बहुत से हिस्सों में मैटर की डेंसिटी बढ़ने लगी और गैस के बहुत बड़े बड़े बादल बनने लगे। यूनिवर्स के पैदा होने के 10 करोड़ साल बाद कायनात में पहले सितारे पैदा हुए और मैटर पहली गैलेक्सीज की शक्ल में इकट्ठा हुआ। यूनिवर्स की पैदाइश के 9 बिलियन साल बाद मिल्की वे गैलेक्सी के एक हिस्से में सूरज बना और उसके गिर्द एक छोटा सा पथरीला सियारा बना, जिसे हम अपनी जमीन कहते हैं।